Hello guys and welcome back to my channel Learn Social Studies with me. This is me Bhumika Yadav and let's start with our topic that is PYQs of means exam. तो ये हमने क्वेश्चन देखा था तो इसको हम दो पार्ट में कवर कर रहे हैं. सबसे पहला पार्ट मैंने करा दिया है आपको. सेकंड पार्ट हमारा रिवर्स से स्टार्ट होएगा. तो हिमालयाज़ हमने कर लिया. पार्ट 1 आप ना वीडियो में मैंने प्लेलिस्ट में डाल दूँगी इसको, तो वो उससे वहाँ से चेक कर लेना. अब रिवर्स का हम देखते हैं. तो इंडस एंड गंगा सबसे पहले तो लास्ट पेज पे चलते हैं हम. तो देखो यहाँ पे समझाते हैं. पॉपुलेशन डेंसिटी होती है ना, वो ना डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं. जैसे हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं और सोशो कल्चर हमारे फैक्टर्स भी होते हैं. तो जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं उसमें वाटर आता है मेनली. तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो वाटर जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, फ्रेश वाटर बेसिकली, तो फ्रेश वाटर की जगह पे जहाँ पे वो अवेलेबल होगा तो बहुत सारी सेटलमेंट्स हमें वहाँ पे देखने को मिल जाएगी. अभी भी अगर हम देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी वैलीज़ हैं, मतलब सिविलाइजेशन वहीं पे हमारा होता है हमेशा. और ना बाकी जगह पे जैसे डेजर्ट्स हो गए हमारे हरियाणा में नहीं, राजस्थान में जैसे हमारे डेजर्ट है तो वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी. तो इसलिए सबसे पहले के टाइम से ही क्या होता था कि मतलब लोग जो है वो रिवर्स के पास रहना पसंद करते थे और वहाँ से क्या होता था, ट्रेड भी होता था हमारा, एग्रीकल्चर भी होते थे और सेटलमेंट्स तो वहाँ पे रहती थी. इसलिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती थी. तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन थ्राइव्ड विद सिटीज़ लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. हड़प्पा और मोहनजोदारो दो हमारी सिटीज़ थे किसके बैंक पे, इंडस रिवर के बैंक पे. इंडस रिवर और गंगा रिवर दोनों हिमालयन ड्रेनेज के रिवर्स हैं. दो हमारे ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, एक तो हमारा हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है और दूसरा हमारा पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है. इनको हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे. थर्ड पॉइंट जो आता है वो हमारा मानसून. तो मानसून जो है वो हमारी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है उसको अफेक्ट करता है. अगर ज़्यादा मानसून होगी तो भी हमारी जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाएंगे और जो बहुत ज़्यादा कम मानसून होगी तभी हमारी क्रॉप्स ख़राब हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ड्रॉट हो जाएगी और अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पे फ्लड का केस हो जाएगा. अब हम पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल क्या था. तो एग्रीकल्चर यील्ड ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर वाज डिपेंडेंट ऑन द मानसून पैटर्न. जैसे कि एग्रीकल्चर जो यील्ड थी, मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर जो हमारी यील्ड थी, मैंने गलत प्रोनाउंस किया. तो एग्रीकल्चर जो हमारी यील्ड थी वो बेसिकली किस पर डिपेंड करती थी, मौर्यन एम्पायर में मानसून पैटर्न से. अब तो हमने बहुत सारे डेवलप कर लिए हमारी टेक्नोलॉजी से. स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया हमारा, उसके बाद हमारा हो गया ड्रिप इरीगेशन सिस्टम. तो ये सारे अलग अलग सिस्टम्स आ गए हैं हमारे इरीगेशन के. बट पहले एग्रीकल्चर जो था वो मेनली मानसून पर डिपेंड रहता था, इसलिए मानसून इसका एक वाइटल फैक्टर माना जाता है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोस्टल प्लेन्स एंड पेनिनसुला. सबसे पहले मैं आपको पेनिनसुला बना के दिखाती हूँ कि पेनिनसुला होता क्या है. मतलब बेसिकली तो बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है ये, हम यूज़ करते हैं इसको अपनी डेली लाइफ में भी, हम बुक्स में भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं. तो पेनिनसुला होता क्या है, देखो बेसिकली हमारे इंडिया के अगर हम शेप बनाते हैं तो नीचे से ना कुछ ऐसा लगता है. ये हमारा केरला है, ये हमारा तमिलनाडु है, ठीक है. तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो है ना हमारी साउथ डायरेक्शन है, ठीक है, और ऊपर की तरफ नॉर्थ है. तो साउथ डायरेक्शन में देखो जैसे ये वाला जो पार्ट है ना लैंड का, 3 जगह से पानी से घिरा हुआ है. यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ पे हमारा इंडियन ओशन हो गया और यहाँ पे हमारा अरेबियन सी हो गया. तो जो ये 3 टाइप से, मतलब 3 जगह से ये पानी से घिरा हुआ है ना, तो जो ये वाला लैंड का पार्ट है ना इसको हम पेनिनसुला बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं. नेक्स्ट करते हैं. तो नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है, एक सेकेंड इसको मूव करते हैं हम अपनी. तो कोस्टल प्लेन्स एंड पेनिनसुला के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें दे क्या रखा है. इट वाज अ मैरीटाइम एडवांटेज, एक मैरीटाइम एडवांटेज है अगर कोस्टल प्लेन्स और पेनिनसुला हमारे इंडिया में. अलाउड और परमिटेड फॉर ओवरसीज ट्रेड एंड कम्युनिकेशन. जैसे कि हमें पता ही है कि हमारी पेनिनसुला है तो यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स होंगे. जैसे कि हम देख लेते हैं कि पुराने टाइम पे तो हम देखते हैं कि ना लोथल जो था गुजरात में पोर्ट था, सी पोर्ट, जो कि बहुत ही फेमस पोर्ट था और वहीं से सारा ट्रेड होता था बेसिकली. तो और भी बहुत सारे पोर्ट्स वहाँ पे थे बेसिकली हमारे एंसेंट इंडिया. और ना ये जितने भी पोर्ट्स थे हमारे एंसेंट इंडिया में ये कनेक्ट करते थे डिफरेंट सी रूट्स को. जैसे कि अगर हम अब के टाइम में देखें तो जैसे मुंबई है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है और इंटरनेशनल सी पोर्ट है हमारा. मुंबई, चेन्नई हो गया, ये अराउंड 10 जो है हमारे मेजर इंटरनेशनल सी पोर्ट हैं. तो ये सारे जो हैं कनेक्ट करते हैं हमारे मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ को. उसके बाद यहाँ पे हम साउथ ईस्ट में जाते हैं इनको, तो सब कंट्रीज़ को कनेक्ट करते हैं. तो ऐसे ही हमारे पुराने टाइम में होता था कि जैसे कि हमारा लोथल के बारे में देखो, इसमें हमारे एग्जाम्पल में दे ही रखा है कि द एंशिएंट पोर्ट ऑफ लोथल फैसिलिटेटेड ट्रेड विद रीजन्स लाइक मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया तक लोथल जो है उसके
वहाँ से ट्रेड होता था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। द डेंस वेजिटेशन सपोर्टेड वेरिड लाइफ स्टाइल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू हंटिंग। जो हमारा डेंस वेजिटेशन था, जो हमारे फॉरेस्ट थे, उन्होंने सपोर्ट करे डिफरेंट टाइप की लाइफ स्टाइल्स को, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू हंटिंग। एग्रीकल्चर भी हम जैसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जो एक बेसिकली प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, वो हम इसमें प्रैक्टिस करते थे, उससे भी हमें बहुत हेल्प मिलती थी। और हंटिंग गैदरिंग, ये जो वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट सर्वाइवल के लिए जो हमारी प्रिमिटिव एक्टिविटीज़ थी, ये भी किससे पॉसिबल हो पाती थी? फॉरेस्ट से और वाइल्ड लाइफ से। इसमें एग्जांपल दे रखा अर्ली वैदिक लिटरेचर हैज़ मेंशंस ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड रिचुअल। तो जो अर्ली वैदिक लिटरेचर्स हैं उसके अंदर हमारी फॉरेस्ट बेस्ड जो रिचुअल्स हैं उनके बारे में लिखा गया है। हम अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या है? डेजर्ट। डेजर्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। डेजर्ट में हम पढ़ते हैं बेसिकली द थार डेजर्ट। सबसे बड़ा, देखो सबसे पहले एक मैं पॉइंट बताती हूँ आपको। जितने भी डेजर्ट होते हैं ना किसी भी कंट्री में, आप देखना, जैसे मैं आपको वर्ल्ड का एक बार डायग्राम बना के दिखाती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हमारा ये वर्ल्ड है कि यहाँ पे हमारा अमेरिका हो गया, बेसिकली अफ्रीका से स्टार्ट करते हैं। ये अफ्रीका हो गया, ये हमारा एशिया इंडिया वाला रीजन हो गया। हमेशा जो है ना कंट्री के वेस्टर्न साइड पे हमें ना डेजर्ट देखने को मिलेंगे, हमेशा वेस्टर्न साइड पे। जैसे जो हमारा सहारा डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है, जितने भी डेजर्ट है ना वो हमेशा वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट या फिर कंट्री मिलेंगे। वैसे ही हम अगर इंडिया में देखें तो इंडिया का जैसे अगर मैं बनाती हूँ रफली डायग्राम, तो इस साइड में है हमारा राजस्थान, और राजस्थान में ही थार डेजर्ट है। और राजस्थान किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये एक फैक्ट है कि ना वेस्ट डायरेक्शन में ही हमेशा जो है डेजर्ट्स होते हैं, और इनके बहुत ज़्यादा टाइप के मतलब ना जियोग्राफिकल फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं इनको इन प्लेसेस में वेस्ट डायरेक्शन में होने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। इसमें क्या दे रखा है हमें कि देखो बेसिकली द थार डेजर्ट हमारा इंडिया में प्रोवाइडेड अ नेचुरल बफर टू द वेस्ट लीडिंग टू आइसोलेटेड डेवलपमेंट्स। द इंडस वैली सिविलाइजेशन साउदर्न पेरिफेरी इंक्लूडिंग सेटलमेंट्स लाइक धोलावीरा हेल्प डेवलप्ड विद एडेप्टेशन टू एरिड कंडीशन। तो इसमें हमारा यही बताया गया, जो थार डेजर्ट था या फिर डेजर्ट जो हमारा था, उसने बफर जोन की तरह काम किया था, बफर टू द वेस्ट। उसके बाद यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसके साउदर्न पेरिफेरी पे कौन सा जो सिटी था वो था धोलावीरा, और वहाँ पे जो थी आइसोलेटेड डेवलपमेंट का निर्माण हुआ इसी वजह से, जैसे वो बफर जोन था इसलिए वहाँ पे आइसोलेटेड सेटलमेंट्स का हमारी डेवलपमेंट हुई। और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट तो नहीं दे रखा है, बस ये एरिड कंडीशंस तो होती ही हैं बेसिकली हमारे डेजर्ट में। अब हम पढ़ते हैं फर्टाइल प्लेन्स के बारे में। तो फर्टाइल प्लेन्स जैसे हमारा गंगा प्लेन्स हो गया, और उसके बाद हमारे मतलब बिल्कुल जो नॉर्दर्न है हमारा पार्ट है नॉर्दर्न इंडिया का, वो आता है हमारा फर्टाइल प्लेन्स में। एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें क्या दे रखा है? इंश्योर्ड लार्ज एम्पायर्स इमर्ज्ड इन नॉर्थ, ओके, प्रोवाइड अ ह्यूज नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, और बहुत सारे यहाँ पे एम्पायर्स आए नॉर्थ में, उन्होंने एस्टैब्लिश किया अपने बड़े बड़े एम्पायर्स। उसके बाद क्या है? फ्रेंच फेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिश बिकॉज देयर फोर्सेज वाज ऑन साउथ। व्हेन इंग्लिश कंपनी कैप्चर्ड बंगाल इट बिकेम ऑलमोस्ट इनविंसिबल। It was just the conquest of Bengal that sealed the fate of India. It is because of availability of fertile plains that the capital was always located between Lahore to Calcutta. इसमें यही बताया गया है कि हमेशा ना जो मतलब फ्लैट प्लेन्स होते हैं, ये हमने देखा भी है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हमेशा ज़्यादा मिलेगी हमें कहाँ पे? फर्टाइल प्लेन्स में। फर्टाइल प्लेन्स में हमारी सारी कंडीशन अवेलेबल होती हैं, बेसिकली जो हमारे पानी होता है वो भी होता है, सोइल भी अच्छी होती है, क्लाइमेट भी अच्छा मिल जाता है। जैसे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में हम देखते हैं तो मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट रहता है, ना ज़्यादा ठंडा रहता है ना ज़्यादा गर्मी रहती है। और इसी वजह से यहाँ पे क्या है कि ना फर्टाइल प्लेन्स की वजह से यहाँ पे जो है एंशिएंट इंडिया से ही हमारी जो कैपिटल है वो हमारी नॉर्थ में ही हमेशा रही है। जैसे कि अब हम दिल्ली देखते हैं तो दिल्ली भी हमारा नॉर्थ में आता है। और फिर हम पढ़ते हैं क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट तो हमारी कंट्री का फेवरेबल था ही पहले से, एक मतलब मॉडरेट सा क्लाइमेट है हमारी कंट्री का। तो क्लाइमेट देखते हैं, फेवरेबल क्लाइमेट हेल्प्ड इन फ्लोरिशिंग मोस्ट ऑफ द वेजिटेशन एंड ह्यूमन पॉपुलेशन थ्रू आउट द एजेस। जो फेवरेबल क्लाइमेट था उसने हेल्प किया हमारी कंट्री में फ्लोरिश करने में वेजिटेशन और ह्यूमन पॉपुलेशन थ्रू आउट द एजेस। अब उसके बाद ये हमारी कंक्लूजन निकल के आती है। कंक्लूजन अब हम पढ़ते हैं, कंक्लूजन क्या होगी? द कन्वर्जन ऑफ इंडियाज वेरिड जियोग्राफिकल फीचर्स एंड एंशिएंट, इस क्वेश्चन को हम इस वे में एंड कर सकते हैं। द कन्वर्जेंस ऑफ इंडियाज वेरिड जियोग्राफिकल फीचर्स एंड एंशिएंट कम्युनिटीज क्लप्टेड इट्स सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल काउंटर्स थ्रू दिस लेंस अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन becomes evident underscoring the India's और nation's timeless legacy। ये हमारी इसकी एंडिंग हो गई। और इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता ही दिया था इस क्वेश्चन का कैसे होगा, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी डेवलपमेंट को एंशिएंट इंडिया की।
और उसके बाद फिर हमने पढ़े ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ये ऐसे ना, अगर हम ना अट्रैक्टिव मेंस में आंसर लिखेंगे तो हमारी जो मार्क्स हैं वो अच्छे मिलेंगे। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है, हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हमने इसमें लिख दिए हैं और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया इसकी जो भी इसकी फीचर्स हैं वो, और एग्जाम्पल हमें देना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है अगर हम एग्जाम्पल देते हैं। तो अब अगर मैंने एग्जाम्पल दिए तो इसमें आपको समझने में भी बहुत आसानी हुई है। वैसे ही जो एग्जामिनर होता है उसको भी समझने में बहुत आसानी होती है। ये हम बोर्ड्स में भी ट्रिक अपनी यूज़ कर सकते हैं, कॉलेज एग्ज़ाम्स में भी, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हम इन ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें देखते हैं कि क्या क्या लिखना होता है एक आंसर में अगर हम लिखते हैं तो। सबसे पहले एक ना अट्रैक्टिव सा जो है इंट्रोडक्शन होना चाहिए हमारे किसी भी आंसर का। उसके बाद जो बॉडी होती है, बॉडी में हम ना अगर कुछ भूल भी जाते हैं तो वो कोई बात नहीं, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बॉडी में हम लिख सकते हैं फिर भी अगर हम कुछ भूल गए तो। और कंक्लूज़न हमें थोड़ा अट्रैक्टिव लिखना पड़ता है। जो एग्जामिनर होता है वो सबसे पहले ना जो हमारी कैची लाइंस होती है जो इंट्रोडक्शन की उसको पढ़ता है, और जो कंक्लूजन होती है उसको पढ़ता है। तो ऐसे ही हमें ना अट्रैक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं। और अगर आपको ऐसे अट्रैक्टिव आंसर्स और लिखने समझने हैं और देखने हैं कि कैसे लिखे जाते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मेरे को बताएं कि आपको और कौन कौन से क्वेश्चंस चाहिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।